गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम देखेंगे सब्जेक्ट अपना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बचपन एवं बाल्य, है ना। तो इसमें हमें पढ़ना है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड जो थे, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था। उसमें इन्होंने बताया था कि जो मन की अवस्था है वो कैसी होती है। तो पहले हम ये देख लें कि सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था। तो सिगमंड फ्रायड का जन्म मोविया में, सिगमंड फ्रायड का जन्म मोविया में 6 मई 1855 को हुआ था। एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने मन की स्थिति क्या होती है, मन की आंतरिक स्थिति क्या होती है, मन की बाहरी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से बताया था। तो सिगमंड फ्रायड ने अपने मन का पार्ट्स में, भागों में बांटा था। तो उन्होंने मन के जो गतिशील पक्ष थे उनको एक डायनेमिक साइड ऑफ माइंड में 3 तरह से बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले लिया था आईडी। आईडी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इदम। और सेकंड ईगो, अहम। ईगो को क्या कहा था उन्होंने? अहम। और नेक्स्ट सुपर ईगो, पराहम। को पराहम। अब ये तीनों चीजों में क्या अंतर है हम ये देखेंगे, ठीक है। क्या इनके बारे में कल इन्होंने जो मन के पार्ट्स ऑफ माइंड को मीन्स अपने मन को इन्होंने जो मन की गतिशील है, मन की गति स्थिति क्या है, उसको डायनेमिक साइड ऑफ माइंड में 3 तरह से बांटा था और बताया था कि तीनों चीजें क्या क्या हैं। तो इसके अंतर्गत जब उन्होंने आईडी की बात की, मीन्स इदम की बात की, तो इदम में उन्होंने बताया कि इदम में जो मन की स्थिति होती है, जैसे बालक के मन की स्थिति है, वो बालक में क्या होता है, बालक हमेशा एक सुखवादी सिद्धांत की बात करता है। बालक के मन में हमेशा तनाव नहीं रहता, कभी भी उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। कहीं से भी कूद जाना, भाग जाना, खेलना, कोई भी चीज़ों को छू लेना, पकड़ लेना, कूद जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इदम में। इदम में व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो काम करता है। इसमें नैतिक अनैतिक का कोई बात नहीं रहती कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, मतलब सुखवादी सिद्धांत इसमें लागू होता है। किसमें? इदम में। कि वो जो भी काम कर रहा है उसको बस मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इसका नैतिक क्या होगा, उसका अनैतिक क्या होगा, इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री माइंड रहता है। उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें जिसको मतलब बालक को जिन चीज़ों को करने में मजा आएगा वो उसको करेगा। तो ये व्यक्ति के माइंड का क्या बताया उन्होंने? आईडी। किसमें बताया? इदम। सेकंड उन्होंने ईगो बताया। ईगो में सिगमंड फ्रायड ने ये कहा ईगो में कि इसमें ईगो, इदम में व्यक्ति वास्तविकता में जीता है। उसका पूरा नेचर, पूरा माइंड वास्तविकता में ही, वर्तमान में ही जीता है वो। उसका जैसा बाहरी वातावरण से, घरेलू वातावरण से जैसा असर होगा वैसा ही उसका नेचर होगा और उसके अनुसार ही वो काम करेगा। लेकिन ईगो में एक चीज और आती है कि वो वास्तविकता से तो परिचित है कि जो वास्तविकता है, जो वर्तमान है, उसी के अनुसार उसको रहना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बीच में, ईगो के बीच में भी एक सुखवादी सिद्धांत फिर आता है कि जैसे आपको किसी काम के लिए रोक लिया गया तो आप बोलोगे नहीं मेरे को इस टाइम जाना है, मैं तो जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को उस टाइम पे जाना है, मैं जाऊँगा। तो ये चीज़ें किसमें आती हैं? ईगो में। ईगो में वास्तविकता है, जिस वातावरण में आप हो वो वास्तविकता से आप तो हो, लेकिन इसके साथ साथ वातावरण का प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप पूरे वर्तमान में ही काम करोगे इसमें, लेकिन इसमें एक ईगो ये आएगा कि आपके कोई दबाव या कोई कुछ प्रेशर आप पर डाला जाए तो आप उसको ना मान के आप ये कहोगे कि नहीं मेरे को ये करना है, मैं ये करूँगा। तो थोड़ा सा इसमें ईगो भी आता है। और इसमें आईडी और सुपर ईगो के बीच का काम किसका है? ईगो का। ईगो किसके बीच की स्थिति दर्शाता है? इदम के और पराहम की। बीच की स्थिति में कौन आता
अहम। तो इसको क्या कहते हैं? अहम। अहम। ठीक है। इसमें देखा होगा कि जब आप सपने में भी, रात में भी सोते हैं, सपने में कुछ ऐसे, तो इस तरह से अहम ईगो वास्तविकता के साथ साथ दूसरे वातावरण को भी दर्शाता है। तो ये हो गया। अब सुपर ईगो में क्या आता है? सुपर ईगो में ये है कि नैतिकता। आपने जो इदम में किया हो या जो ईगो में किया हो, इसमें आती है नैतिकता की बात है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सुपर ईगो में हमें ये देखना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है। सुपर ईगो आपको गलत काम करने से रोकेगा। वो कहता है कि नहीं, मेरा मन है कि मैं आज यहाँ चोरी कर लूँ, लेकिन फिर मेरा सुपर ईगो जागेगा, मैं बोलूँगा नहीं ये काम गलत है, ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। मुझे ऐसा लगेगा कि परीक्षा चल रही है, एग्जाम में मैं नकल लेकर चला जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, फिर मेरा सुपर ईगो जागेगा और मैं कहूँगा नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए गलत है वहाँ पे नकल ले जाकर करना। तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? सुपर ईगो। इसमें क्या देखा जाता है? अच्छा और बुरा। कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशा करने में दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं तेरे को भी नशा करना चाहिए, क्यों नहीं करता? फिर वो मन में सोचेगा, उसका एक सुपर ईगो जागेगा कि नहीं मेरे लिए नशा गलत है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? सुपर ईगो। सुपर ईगो आपको अच्छे बुरे का ध्यान दिलवाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी प्रोसेस आती है। तो हमने मन का गतिशील पक्ष में 3 चीजें देखी है ना, इसके डायनामिक साइड ऑफ माइंड में 3 चीजें देखी। पहला था आरडी, दूसरा था ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। आरडी में हमने क्या देखा? सुखवादी सिद्धांत। बालक कैसा होता है? वो क्या करना चाहता है? जो उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता है। और ईगो में हमने क्या देखा कि जैसा हमारा वातावरण होता है, जैसी हमारी वास्तविक परिस्थिति होती है, हम वास्तविक परिस्थिति के अनुसार ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें सुखवादी सिद्धांत का थोड़ा सा अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है और उसके अनुसार भी काम करते हैं। सुपर ईगो में हमने क्या देखा कि सुपर ईगो में हमें अच्छे बुरे का ध्यान रहता है। कई बार हम गलत चीजें करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सुपर ईगो हमें ध्यान दिलाता है कि नहीं हमें यह नहीं करना चाहिए, हमारे लिए गलत है। तो ये किसमें आता है? सुपर ईगो। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब ये है अपना पार्ट ऑफ माइंड का सेकंड वाला पार्ट। इसमें देखते हैं कि मन का जो स्थलीकृत पक्ष है, स्थलीकृत पक्ष में ये अपने आ जाते हैं। तो इसमें आपको बताया है कॉन्शियस माइंड मींस क्या होता है? कॉन्शियस माइंड चेतन मन। ठीक है। कॉन्शियस में कौन सा होता है? चेतन मन। और सेकंड आपका सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन। ठीक है। और तीसरा है आपका अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन है ना? हाँ। अचेतन मन। ठीक है। अब इन तीनों की तुलना देखिए ध्यान से। सबसे पहले मन का स्थलीकृत पक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें इन्होंने ये कॉन्शियस माइंड की बात की है। कॉन्शियस माइंड मींस क्या होता है? चेतन मन, है ना। और सेमी कॉन्शियस माइंड क्या है? अर्ध चेतन मन। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अचेतन मन। इन सब के लिए फ्रॉइड ने एक उदाहरण बताया था, या उदाहरण क्या मतलब एक पक्षी बता सकते हैं थोड़ा सा। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की थी। जैसे मान लीजिए उदाहरण में हम देखें, यहाँ पे देखिए कि जैसे एक हम सपोज ऐसा ये मान लीजिए पूरा समुद्र, ठीक है, देख रहे हैं ये क्या है? ये पूरा समुद्र है आपका, है ना, ये समुद्र है। और ये जो है ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा। ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा। ये पूरा क्या है? समुद्र। ठीक है। और ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा। ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा है, ये समुद्र है। अब इसमें मन का कितने बटे भाग ऊपर है? जो समुद्र के 1/10 भाग। हाँ, 1/10 भाग। ठीक है। और मन का कितना हिस्सा जो पानी के अंदर रहता है? 9/10 भाग।
कितना 9/10। 9/10 हिस्सा ये जो बर्फ के टुकड़े का हिस्सा है जिसको एक मन की अवधारणा पे बताया गया है, तो कितना रहता है ये 9/10। और ये जो 1/10 है इसको कौन सा मन बोला जाता है? चेतन मन। चेतन मन। 1/10 भागों में कहा जाता है चेतन मन। क्लियर है आपका? यस मैम। और ये जो 9/10 हिस्सा है आपका, इसको कौन सा मन बोला जाता है? अचेतन मन। अचेतन मन। ठीक है। अब तीसरा अर्धचेतन मन किसको कहेंगे? मैम जो समुद्री और बाहरी तल हिस्सा से लगा है, हाँ, है ना, ये जो तल से लगा है, ये जो हाँ। बाहरी हिस्सा है आपका, ठीक है, इसी को कहेंगे बर्फ के टुकड़े के पास का। टुकड़े। हाँ, जो हाँ, हिस्सा हाँ। है इसको ऊपरी सतह पे बर्फ का टुकड़े का और समुद्री तल का जो जुड़ा हुआ भाग। ये जो समुद्र है आपका, हाँ, समुद्र का जो ये जो स्थलीय तरफ था, जो मतलब हाँ। जमीन से था, तो इस पे तो तुमने चेतन मन देखा। हाँ। और अंदर आपने अचेतन मन देख लिया। अब आपको क्या बताना है? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन कहाँ पे मिलेगा आपको? मैम जो जैसे? बर्फ का टुकड़ा जो समुद्र तल और सरफेस दोनों पे लगा है वो ये ऊपर का, ऊपर वाला है। ऊपर वो वाला ये नीचे, इसके नीचे ये जो दो रेखा होंगी बर्फ का टुकड़ा बीच वाला। इधर आके बताएं प्लीज कम। इसमें आपको ये बताना है कि आपने ये तो कह दिया कि हाँ बताइए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये बर्फ का दोनों मिला। तो ये जो अच्छा देखिए वापस आते हैं फिर से देखिए, ये मन का स्थलीकृत पक्ष चल रहा था। आपने ये बताया कि 1/10 चेतन मन, हमने ये समझा। ये कौन सा हिस्सा था? ये ऊपरी वाला था। ऊपरी वाला कौन से? बर्फ के टुकड़े का। ये जो बर्फ का टुकड़ा है इसका ऊपरी भाग था, 1/10 चेतन मन बोला। फिर इसके बाद ये जो स्थल है, स्थान है, इस स्थान में बर्फ का टुकड़ा थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा समुद्र के अंदर है, लेकिन ये जो स्थान के साथ ये अपना जो चला वो कौन सा है? अर्धचेतन। अब क्लियर है ना? अर्धचेतन। ठीक है। अब इसमें हम ये देखें कि ये जो चेतन मन क्या है आपका? वर्तमान से जो आपका चल रहा है, निरंतर चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा? इस चलते हुए चीज में होगा। चेतन मन में जो भी वर्तमान में चल रहा है वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आपके चेतन मन। और उसका चेतन मन जो है वो बर्फ के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा है, 1/10 भाग। लेकिन जो आपका अचेतन मन है, ठीक है, जो आपका अचेतन मन है उसके पहले कौन सा है? अर्धचेतन। अर्धचेतन मन में क्या होता है? कुछ बातें याद आ जाती है कुछ अचानक। अर्धचेतन मन में कुछ बातें याद आ जाती हैं आपको। आपकी ये बातें ना तो पास्ट में होती हैं ना तो फ्यूचर में होती हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कोई किस्सा, कभी कोई घटना अचानक ऐसी चलती रहती है और वही सेम आपको दिमाग में आ जाती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप फिर उस बात को कहने लग जाते हो। और इसमें जैसे आप कहीं गए हो घूमने के लिए, कोई ऐसी घटना वहाँ पे घटी हो और सेम घटना वैसी आपके लिए पहले घट चुकी हो, तो ये आपके पास्ट और वर्तमान में उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन जब ये घटना उस टाइम पे हुई तब आपको डायरेक्ट आपका फोल्डर खुल गया कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था और ये उस समय हुआ था। मतलब बहुत सारी चीजें आपको एकदम से याद आ गई। आपका फोल्डर ऐसा खुला कि मतलब अगला पिछला सब आपको याद आ गया, लेकिन आपने पहले नहीं सोचा था कि आप इस तरह की बात वहाँ पे करोगे। तो ये किसमें आया? अर्धचेतन। और अचेतन मन में क्या आया? मैम दमित इच्छाएं। 9/10 में आपकी दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं आई आपको, बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आपके मन में दबी रह गई। मतलब आप किसी मजबूरी से, किसी आर्थिक परिस्थिति से या कोई भी सामाजिक स्थिति के कारण आप जो चीजें करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? अचेतन मन में, दमित इच्छाओं में। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने पूरा पार्ट्स ऑफ माइंड बताया कि मन की स्थिति क्या है। तो इस तरह उन्होंने क्या बताया कि मन के स्थलीकरण का पक्ष चेतन मन में, चेतन मन का कितने बटे भाग बाहर रहता है? 1/10 भाग।
ये किससे संबंधित है? वर्तमान स्थिति से, वास्तविकता से। और सेकंड अर्धचेतन में आपको अचानक अनजाने में जैसे कि कोई घटना होगी, जैसे ही कोई प्रसंग आएगा, आपको भी आपकी बात याद आ जाएगी। ये किसमें होता है? अर्धचेतन में। और अचेतन में क्या होता है कि आपकी जो नमित इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते थे किन्हीं कारणों से कर नहीं पाए हैं, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? अचेतन मन में। और सबसे प्लस पॉइंट ये याद रखना है आपको कि चेतन मन का बर्फ के टुकड़े के ऊपर कितने बटे भाग रहता है? 1/10 भाग चेतन मन का। और अचेतन मन का जो समुद्र के अंदर रहता है वो कौन सा है? 9/10 भाग। और प्रत्येक प्राणी में, अधिकतर प्राणियों में ये तरह का अचेतन मन तो अधिकतर सभी में है, सभी तरह के मन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाग किसका बताया गया है आपको? 9/10 भाग अचेतन मन का। तो इस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने एक मन की अवस्थाओं का वर्णन पूरा किया था। तो ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ माइंड बताया था। तो सिगमंड फ्रॉइड की अवधारणा के तहत हमने सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत को देखा। उन्होंने मन के गतिशील पक्ष को 3 भागों में बांटा और यहाँ पर मन के स्थलीकृत पक्ष को भी 3 भागों में बांटा। मन का गतिशील पक्ष उन्होंने 3 बताए: आईडी, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, पराहम। इसी तरह मन का स्थलीकृत पक्ष उन्होंने बताया, तो इसमें भी चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन को व्यवस्थित रूप से समझाएंगे।